उनकी कुंडली उनकी पर्सनालिटी के बारे में क्या कहती है? कि गुस्से में आया तो सब तोड़ फोड़ दूं, अच्छा। ऐसी वाली कुंडली है वो। एक अच्छे लीडर बनने के लिए बड़ी जरूरत है कि आपके पास लोग परेशानी लेके आ रहे हैं और आप उसको सही तरीके से हैंडल कर पा रहे हो। क्या अन्नामलाई तमिलनाडु की पॉलिटिक्स तक ही बड़ा चेहरा रहेंगे? कोई एक नेता का नाम लीजिए जो बहुत हाईलाइट में, स्पॉटलाइट में, बहुत सुर्खियों में रहेंगे। तो मैंने दो का नाम लिया था, एक योगी जी, दूसरा अन्नामलाई। जहाँ पे भी प्रॉब्लम है वहाँ वो भाग के जाएंगे। ओके। बाकी नेता पहुंचते पहुंचते वो पहुंच जाएंगे। आज नेताजी की कुंडली के इस एपिसोड में हम जिनकी बात करने वाले हैं, उनका राजनीतिक जीवन भले ही अभी बहुत लंबा चौड़ा ना रहा हो, लेकिन उनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। और राजनीतिक दिग्गजों की माने तो आने वाला राजनीतिक सफर जरूर बड़ा और शानदार होने वाला है। ये है सिंघम नाम से मशहूर आईपीएस से नेता बने तमिलनाडु के बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई। 2026 में तमिलनाडु के चुनाव होने हैं और इस वीडियो के रिकॉर्ड होने के समय तक 3 हफ्ते पहले ही अन्नामलाई को बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया है। ठीक उसी समय जब 2 साल बाद बीजेपी ने फिर एआईडीएमके के साथ हाथ मिला लिया है। अब अन्नामलाई का भविष्य क्या होगा, तो चलिए जानते हैं अपनी एस्ट्रोलॉजर से। शर्मिष्ठा जी, एक बार फिर आपका स्वागत है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो जैसा मैंने अभी ब्रीफिंग में भी बताया, तो नॉर्थ के बहुत लोग नहीं जानते हैं और बहुत प्रेडिक्शंस भी अन्नामलाई के बारे में नहीं हुई हैं। तो आई एम श्योर कि लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत लोग नॉर्थ में नहीं जानते हैं उनको। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आईपीएस ऑफिसर रहे हैं अन्नामलाई और उनकी छवि सिंघम वाली थी, बल्कि उनको नाम भी दिया गया सिंघम। तो जैसा हम अपने एपिसोड में हर किसी पॉलिटिशियन के बारे में, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में जानते हैं, तो एक तो उनकी पर्सनैलिटी हो गई सिंघम वाली जो हम लोग जानते हैं। उनकी कुंडली उनकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या कहती है? मुझे वो नाम अच्छा लगा, सिंघम। ना ही डिजर्व्स इट। देखो, उनकी जो है 4 जून 1984 में उनकी जन्म हुआ था। एंड करूर नाम की एक जगह है जो तमिलनाडु में है, वहाँ पे। तो उनका जो है कुंडली बनती है लियो लग्न की, मतलब सिंह लग्न की कुंडली है उनका। और उनका चंद्रमा जो है कैंसर कर्क राशि है, अश्लेषा नक्षत्र है। और अगर कुंडली उनकी पर्सनालिटी के बारे में बात करें तो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है। बहुत ही, हम जितना उनको प्यार से लोगों से बात करके, मतलब छोटी छोटी चीज़ उनको ऐसा लगता है कि जस्ट नॉट शॉर्ट टेम्पर, एक्शन ओरिएंटेड। ऐसा लगता है कि सब कुछ कर दूँ। मतलब वो जो आईपीएस ऑफिसर बने थे, पुलिस में गए थे, वो एकदम सही प्रोफेशन में गए थे कि मार पीट के सब एकदम ठीक कर दूँ। मतलब पेशेंस नहीं होता है कि क्या हो रहा है। बट देन हम जो देखते हैं, हम अलग छवि देखते हैं क्योंकि वो राजनेता बनने वाले हैं, बने हुए हैं और भी आगे बढ़ेंगे। तो हम अलग छवि देखते हैं, पर उनका वो नहीं होता है कि गुस्से में आया तो सब तोड़ फोड़ दूं। अच्छा। ऐसी वाली कुंडली है वो। उनकी पर्सनालिटी एक्चुअली ऐसी है, बट देन अच्छा, हो तो हो सकता है शायद यही रीज़न हो कि बीजेपी कंट्रोल लगाने की कोशिश करती है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सबसे कम उम्र के प्रदेश अध्यक्ष तमिलनाडु में उन्हें बनाया गया बीजेपी की तरफ से। बहुत कम उम्र में बहुत जिम्मेदारियाँ दी गई। उनके नेतृत्व में एक चुनाव हारी भी पार्टी। पर लेकिन उस टाइम पर भी अन्नामलाई को बहुत सिंपैथी मिली और ये कहा गया कि बहुत पोटेंशियल है। आज भी जब राजनेता उनके बारे में बात करते हैं या राजनीतिक दिग्गज जिन्हें हम एक्सपर्ट्स कहते हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, वो जब उनके बारे में बात कहते हैं तो कहते हैं कि अभी अभी उनका करियर ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है। बहुत पोटेंशियल है अन्नामलाई के पॉलिटिक्स के करियर में। तो क्या उनकी कुंडली भी ऐसा ही कुछ अंदेशा देती है? क्योंकि फिलहाल तो बीजेपी ने उन्हें हटा दिया उनके पद से, लेकिन उनका फ्यूचर वाकई बहुत ब्राइट है एज अ पॉलिटिशियन। यस, एक शब्द में जवाब दूं तो सबसे पहले तो यस, उसके बाद में एस्ट्रोलॉजिकल उसके एक्सप्लेनेशन दूं या जो भी कुछ दूं। एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए ही वो बने हुए हैं। कोर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का है, क्योंकि वो जिस तरीके से सिंह लग्न का कुंडली है, एडमिनिस्ट्रेशन का है। एंड ही अंडरस्टैंड्स पीपल्स प्रॉब्लम। मतलब आप जब डॉक्टर बनते हो कि वकील बनते हो, एस्ट्रोलॉजर बनते हो, आपके पास लोग आते हैं दुखियारी कहानी में, रहिए प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ये सब सुनने की जो है आपके पास एक क्षमता, एक पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। तो वो लोगों की परेशानी समझ पाते हैं। तो एक लीडर, अच्छे लीडर बनने के लिए वोट जीतने के लिए नहीं, एक अच्छे लीडर बनने के लिए बड़ी ज़रूरत है कि आपके पास लोग परेशानी लेके आ रहे हैं और आप उसको सही तरीके से हैंडल कर पा रहे हो, सुन पा रहे हो। 2 दिन बाद ये नहीं कह रहे हो और बहुत हो गया, अब मुझे ये सब नहीं सुनना है। तो ये विरक्ति नहीं आने वाली इंसान में से वो एक है। तो उस हिसाब से ये जो नेचुरल उनकी एक इनबिल्ट कैपेबिलिटीज़ है, ये सब ये तो है ही है। अब कुंडली ये कहती है कि उनकी जो है ना, सूर्य की भुक्ति आने वाली है।
जैसे ही उनकी सूर्य का दशा शुरू होने वाला होगा, उस टाइम से 2026 में उनकी सूर्य का दशा शुरू होगा, वहाँ से जो उनकी शुरू होगी, इससे पहले ही आप देखेंगे, मैं तो जनवरी की बात, तो जनवरी से 2026 में उनकी सूर्य की दशा शुरू होने वाली है, वो तो बहुत दूर की बात है। राहु अभी उनका अरुधा पादा 10 को क्रॉस करने वाली है, तो उनके करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में एक ब्राइटनेस, एक अपलिफ्टमेंट अभी होने ही वाला है। तो और जैसे वो बहुत लंबी रेस का घोड़ा है अगर देखा जाए तो। मैं एग्जैक्टली मैं इस चीज़ को इसलिए नहीं बोलूँगी कि पॉलिटिक्स में, मैं बोलूँगी जनता के लिए काम करना, जनता के लिए खड़े रहना, उसके लिए तो बहुत लंबे, वो कोई कहीं नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, जैसा मतलब मैंने बोला भी कि बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि भले ही बीजेपी ने उन्हें अभी उनके पद से हटाया, लेकिन उनके बारे में कुछ बड़ा सोचा जा रहा है। तो आपने कहा भी कि वो एक लंबे रेस के घोड़े हैं, तो ना मेरा टाइमिंग भी ये है कि उनको आप जनवरी तक देखोगे कि जनवरी फरवरी जब आएगा, उनका जब सूर्य का टाइम शुरू होगा, उस टाइम में आप देखोगे कि उनके अपने, उनका लग्न का मालिक है सूर्य। उसी ड्यूरेशन में इलेक्शन भी है, तो मैं उस पर भी बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है कि क्या अन्नामलाई तमिलनाडु की पॉलिटिक्स तक ही बड़ा चेहरा रहेंगे? नहीं, इससे भी वो कोई भी जगह पे टिकने वाले लोगों में से नहीं है। जैसे वो आईपीएस में गए थे, छोड़ के यहाँ आए, फिर प्रदेश में जाएंगे, वहाँ छोड़ के कहीं और जाएंगे, वो कहीं नहीं। मतलब एक सवाल जो आप पूछते हो ना कि इनको ये नहीं तो क्या बनना चाहिए, तो मेरे पास तो उसका जवाब सच्ची में नहीं है। वो कोई भी एक चीज पर टिकने वाले लोग में से नहीं, वो क्योंकि उनका राहु और शनि जिस तरीके से एक साथ आ गया नाइट हाउस में, तो वो इस कुछ करेंगे कुछ दिन बाद, डन। फिर ये सवाल पूछने का मेरा रीज़न ये है कि अगर आप देखें तो साउथ से पॉलिटिशियंस आते तो हैं नॉर्थ में। आप के कामराज का करियर देखिए, या तो जो बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं वो अपने स्टेट तक लिमिट हो जाते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर, मे बी बिकॉज ऑफ लॉट मोर थिंग्स। तो चाहे जयललिता हुई हो, बड़े बड़े चेहरे लोग हुए, करुणानिधि हुए, बड़े चेहरे हुए। के कामराज आए नॉर्थ की पॉलिटिक्स में, पूरी कांग्रेस को उन्होंने संभाला, लेकिन फ्रंट में आके चेहरा नहीं बने। वो किंग मेकर तो रहे लेकिन किंग नहीं बने। तो क्या अन्नामलाई के पास वो कुंडली है जिसमें उनके स्टार्स ये कह रहे हैं कि वो नॉर्थ की पॉलिटिक्स में भी आएंगे, सेंटर में भी आएंगे और शाइन भी करेंगे, एज अ फेस शाइन करेंगे? वो सेंटर के पॉलिटिक्स में ज़रूर आएंगे। जब सूर्य की टाइम शुरू होगा, वो उनको धीरे धीरे सेंटर में लाएंगे। और वो सेंटर में टिक के रहने के लिए, ऐसा नहीं है जैसे हम नॉर्थ के पॉलिटिशियंस सबको जानते हैं, एकदम मुंह से जानते, इतने बड़े बड़े नेता आए ये वो, तो वैसे उनमें से एक वो चुने जाएंगे, उनमें से एक बड़े नेता में से वो होंगे। ऐसा नहीं है कि वो आप खुद से होके कुछ छोड़ के कुछ और चले गए तो पता नहीं, पर उनको तो लाइमलाइट मिलेगी। ओके, तो मतलब एक ऐसा चेहरा बनेंगे वो अगले 10 साल तक। मुझे एक पॉडकास्ट में पूछा गया था कि अगला 10 साल तक कोई एक नेता का नाम लीजिए जो बहुत हाईलाइट में, स्पॉटलाइट में, बहुत सुर्खियों में रहेंगे। तो मैंने दो का नाम लिया था, एक योगी जी, दूसरा अन्नामलाई। और उसी के 15 डेज के अंदर उनको वहां से निकाला गया और सब कोई कह रहे कि उनको सेंटर में लाएंगे या कुछ एक पद दिलाएंगे, ऐसा कुछ। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया, लेकिन राष्ट्रीय जो दर्जा है बीजेपी के अध्यक्ष का वो खाली पड़ा हुआ है। तो कुछ पॉसिबिलिटी वहां की तरफ बन रही है या? वो मुझे नहीं पता, क्योंकि आपको उसको आप कुंडली में कहाँ से देखेंगे कि एक अपलिफ्टमेंट हो रही है। अच्छा, आप यहाँ से कैसे समझोगे कि ये वाले डेजिग्नेशन बहुत उनको मिलना है? बहुत राजनीतिक दिग्गज से पूछने वाला सवाल हो हाँ, गया। ये उनसे पूछने वाला सवाल होगा। ठीक है, ठीक Historically है। knowledge। क्योंकि हम तमिलनाडु की भी बात कर रहे हैं, तो आपने जिस टाइम पीरियड की बात की 2026, उसी समय में वहाँ पर चुनाव भी होने हैं तमिलनाडु में। तो क्या तमिलनाडु में इस बार बीजेपी के कुछ बेहतर करने के सिचुएशन बन रहे हैं और अन्नामलाई उसमें कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं? क्योंकि भले प्रदेश अध्यक्ष ने अभी हटा दिया गया हो, लेकिन और बहुत पॉसिबिलिटीज़ आगे हैं। तो बीजेपी अगर अन्नामलाई को चेहरा रखती है तो कुछ पॉसिबिलिटीज़ है कि इस बार बीजेपी बेहतर कर पाएगी, या क्या लगता है आपको इस वक्त चुनाव कैसा रहने वाला है? 2026 में तमिलनाडु में इलेक्शन है, उसमें अन्नामलाई को चेहरा बनाया जाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। ठीक है, क्योंकि उनके लिए अलग रास्ता, कुछ मार्ग चुना जाएगा। ठीक है। क्योंकि कुछ अपलिफ्टमेंट आ रहा है, उनको फेस बना के तो हो चुका है पिछले इलेक्शन। प्रदेश अध्यक्ष जो बनाया जा चुका है। प्रदेश वाला नहीं था, वो जो क्या बोलते हैं उसको, वो तो स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन नहीं था, वो लोकसभा इलेक्शन था, पर फिर भी द इलेक्शन में वो एक प्रदेश मुख्य अध्यक्ष फेस थे। हाँ, तो वो तो हो गया है, उनको अब उससे भी बड़ी कुछ होना है। तो यहाँ पे 2026 की तमिलनाडु के इलेक्शन में
उनको मुख्य फेस वो भी होंगे, वो भी सारे बहुत सारे रैली वगैरह करेंगे, पर वो मुख्य फेस होंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है। अब आते हैं कि उनको वहाँ पे क्या मिलेगा, मुझे वहाँ पे प्रदेश में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो और उनकी बीजेपी कैसा करेगा, बीजेपी पहले से तो बेहतर करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि देखिए अगर हमें एम के स्टालिन का कुंडली देखती हूँ, उनका जिस तरीके से शनि का वो किसी और उसमें मैं बात करूंगी उसमें, तो 2026 के इलेक्शन डीएम के सरकार, एम के स्टालिन की सरकार को दोबारा बनाना लगभग इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो उनका कुंडली उनका इतना खराब टाइम आ रहा है, तो ये यहाँ अच्छा करेंगे, ये अच्छा करेंगे, ये मैं नहीं मानती हूँ। कि बीजेपी विल बी डूइंग वेरी गुड परफॉर्मेंस, ऐसा नहीं है कि मैंने खराब किया इसलिए बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छा दिखने लग गया है, इस तरीके से वो बीजेपी अच्छा करेंगे। ओके तो आप बोल रहे हो बेसिकली कि अनामलाई तमिलनाडु में नहीं बल्कि सेंटर में आएंगे और वहाँ उनकी पहचान ज़्यादा बेहतर बनेगी। सेंटर में तो आएंगे वो, सेंटर में आज हो कल हो परसों उनको सेंटर में आना ही है। आपका पहला सवाल ही था इससे पहले वाला सवाल, क्या वो सेंटर में आएंगे, है ना, सेंटर में वो लाइमलाइट में रहेंगे, नेता मतलब सेंटर में जो बड़े बड़े नेता है तो उनमें से एक कहलाएंगे। तो तमिलनाडु के अंदर उनको जो रिकग्निशन बीजेपी की तरफ से मिलनी चाहिए वो ठीक से नहीं मिलेगी, या बीजेपी का प्लान ही होगा कि उसको ये मैं नहीं कह सकती। देखिए बीजेपी का क्या प्लान है हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि वो आपको किसी वो पॉलिटिशियंस को, एनालिस्ट को लेके आना पड़ेगा। पर मैं इतना जानती हूँ कि वो उनका जो क्षेत्र है, उनका जो सीमा है, पैरामीटर है, इतना छोटा नहीं है, उनकी होराइजन बहुत बड़ी है। जैसे मैं कह रही हूँ कि वो अभी उनके नाम पे इलेक्शन नहीं लड़ा जाएगा, उनको उनका फेस दिखा के, नंबर 1। नंबर 2, वो इससे भी जिस जगह पे है, जिस जगह पे थे उससे भी अपलिफ्टमेंट होके उनको केंद्र में तो आना ही है कभी ना कभी, आज हो कल हो परसों, पर इस इलेक्शन उनके फेस पे नहीं है। ठीक है। जैसा मैं हर बार आपसे एक सवाल पूछती हूँ, ऑलरेडी आपने बोल दिया है कि क्या ही मैं उनके बारे में बताऊँ ऑल्टरनेटिव प्रोफेशन, क्योंकि वो बहुत कभी भी डिसीजन मेकिंग करके किधर इधर उधर निकल सकते हैं। तो एक तो हम उनका ऑल्टरनेटिव प्रोफेशन जानते ही हैं कि वो आईपीएस ऑफिसर होते हैं, उसकी जगह उन्होंने ये प्रोफेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ही इज वेरी गुड इन एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं ये मानती हूँ कि वो टास्क मास्टर है, कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे बहुत मुश्किल हो रही है, यहाँ पे भाग के जाके मतलब कुर्सी पे बैठ के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस प्लानिंग करना, इस टाइप के इंसान नहीं है। वो एक्शन ओरिएंटेड है, वो उस जगह पे पहुंच जाएंगे, वहाँ पे बात करेंगे, वहाँ पूछेंगे क्या है। सो ही इज़ ए ट्रबल शूटिंग गाय, मतलब बहुत मुश्किल हुआ, बहुत कुछ हुआ, भाग के जाओ, उसका कुछ सोल्यूशन ढूंढ के निकालो, उसका कुछ क्या करो। सो इस टाइप ऑफ लोग है वो। तो वो सिर्फ नेता वाले वैसे नेता जो वोट में जीत के आ गए और फिर कुर्सी पे जो बैठ के बस वो बिल्स पास करवा रहे कि गवर्नेंस देख रहे, ऐसा नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन तो उनका एक पार्ट है ही, एडमिनिस्ट्रेटिव ही तो उनको पोस्ट मिला था। पर मैं बोलूँगी वो इज ए ट्रबल शूटिंग गाय, जहाँ पे भी प्रॉब्लम है वहाँ वो भाग के जाएंगे। ओके बाकी नेता पहुँचते पहुँचते वो पहुँच जाएंगे। ठीक है। तो अभी जितना हम जान पा रहे हैं इस पूरे डिस्कशन से, तो सबसे बड़ा हाईलाइट तो ये है कि आपने जिसको बोला कि सबसे बड़े नेता आने वाले 10 साल के, उनमें अन्नामलाई का नाम शामिल रहेगा, और आपने योगी जी के साथ उनका नाम लिया है। तो मतलब हम इसी से समझ सकते हैं कि कितना ब्राइट और उनका कितना आने वाला समय बहुत बेटर होने वाला है पॉलिटिक्स के अंदर, और पूरे देश को एक ऐसा नेता मिलने वाला है जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्योंकि जनरली ऐसा रहा है तब से, शुरुआत से हम देखें तो साउथ के जितने भी बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंटर में आने के बारे में बहुत फाइट भी नहीं करते हैं। ऑल्दो इस वक्त आप देख रहे हो चंद्रबाबू नायडू को देख रहे हो आप, पर लेकिन तमिलनाडु से स्पेसिफिकली बहुत लोग नहीं कोशिश करते हैं अपनी बेल्ट से बाहर जाने में। बट लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा पॉलिटिक्स के लिए भी कि कोई बड़ा नेता सेंटर में आ रहा है, लेकिन उसका सेंटर में इम्पैक्ट बनना, एज अ फेस बनना, ये और भी बड़ी हाईलाइट है। तो आई थिंक ये अंडरलाइन कर रहे हैं हम इस प्रेडिक्शन को कि इसके लिए वी विल वेट कि ये कब होने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपने इलेक्शन के बारे में भी हमें अपडेट दिया है, एम के स्टालिन की कुंडली के बारे में भी हम ज़रूर बात करेंगे इन द फ्यूचर। बाकी अपने दर्शकों से मैं यही कहूँगी कि इस कॉन्वर्सेशन के बेसिस पर अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हैं। किसकी कुंडली के बारे में और जानना चाहते हैं, साउथ के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर पिन करिएगा। बाकी अगले एपिसोड में तो आपसे मुलाकात होगी होगी। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए एबीपी लाइव।